Dear student, now we are going to discuss one another aspect of the family affairs matter, that is called the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. We are all aware of this fact that after the implementation of the Indian Constitution, Article 14 talks about the right to equality and equal protection of the laws for both male and female. Article 19 talks about the freedom of speech and expression, whereas Article 21 talks about the every citizen has a life and has a right to life and personal liberty. When we are talking about the personal liberty, it includes that हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो. अगर आप देखें तो प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है हम लोग भारतीय इतिहास में पाते हैं कि महिलाओं के खासकर विवाह के पश्चात महिलाओं के राइट्स जो हैं कर्टेल कर दिए जाते हैं. महिलाओं को एक उपभोग या उपभोग की वस्तु माना जाता है और पुरुष जो है वो महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता रहा है, शुरू से ही करता रहा है. मनुस्मृति काल में देखे तो अगर आप देखें तो महिलाओं को जो है हमेशा किसी ना किसी के संरक्षण में माना गया है. अगर बचपन में वो अपने पिता के संरक्षण में, जवानी में वो अपने पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में वो अपने बच्चों के संरक्षण में हमेशा इसलिए रही है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती है. अतः प्राचीन काल से ही, और खासकर अगर आप हिंदू में देखें तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, और मुस्लिम में भी देखें तो जो परिवार में उसके प्रॉपर्टी के राइट्स काफ़ी कम हुआ करते थे. अतः प्रॉपर्टी राइट ना होने की वजह से शरीर के पुरुषों के अपेक्षा कमज़ोर होने की वजह से और जो 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 अन्य प्रकार के जो राइट्स जो पुरुष मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के नाते जो समाज में पुरुषों के जो राइट्स ज़्यादा थे, उस लिहाज से महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही काफ़ी कमज़ोर मानी जाती थी. भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात से डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट्स का जब उपयोग उपभोग मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाने लगा तो ज़रूरत इस बात की पड़ी कि क्यों न डोमेस्टिक वायलेंस का जो घर के घरेलू हिंसा जो कि जिसमें कि तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, जिसमें कि दहेज आता है, दहेज के लिए प्रताड़ना आती है, उसके शारीरिक मानसिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर जो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उन सब को रोकने के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट की जरूरत पड़ी जो कि सभी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को कवर करता हो. इसी सभी के मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट पारित किया गया. ये बहुत उल्लेखनीय बात है दोस्तों कि ये एक्ट जो है वो जेंडर बायस एक्ट है. जेंडर बायस एक्ट का मतलब है कि द एक्ट इटसेल्फ इंडिकेटेड इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, यानी कि ये सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, पुरुष के प्रोटेक्शन की बात नहीं करता है. अगर कोई पत्नी अपने पति को डोमेस्टिक वायलेंस के अनुक्रम में पीटती है तो ये इस अधिनियम में नहीं आएगा, क्योंकि इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि इसमें प्रोटेक्शन जो है सिर्फ विमेन को दिया गया है, मैन को नहीं दिया गया है. तो विमेन शब्द से स्पष्ट है कि ये इस अधिनियम का लाभ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलेगा, पुरुष को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जेंडर बायस एक्ट है. लेकिन चूंकि हम सबको पता है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में स्टेट को ये पावर दी गई है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा एक्ट बना सकता है जो कि बेशक ही भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के प्रतिकूल क्यों ना हो. अगर वो एक्ट जो है वो महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा और कल्याण के लिए है तो इस आधार पर उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वो किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है. तो उसी के अनुक्रम में ये एक्ट में पारित किया गया. अगर इसके विशेष प्रावधानों को देखें तो इस एक्ट का जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था वो सितंबर 13, 2005 को मिला था, जबकि ये एक्ट जो है 26 अक्टूबर 2006 को इन्फोर्स में आया. पूरे के पूरे एक्ट को अगर देखें तो ये एक्ट 5 चैप्टर में बटा है, जबकि इसमें 37 सेक्शन बताए गए हैं. छोटा सा एक्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड not only we will discuss the provision, but we will do the analysis over the each and every provision of this act along with the various illustration.
तो अगर आप सेक्शन 1 को देखें तो इस एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्शन 2 जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ द डिफिनेशन अंडर दिस एक्ट। अगर फर्स्ट डिफिनेशन को देखें तो जिसको कि हम लोग बार बार लिखा गया है एपी एग्रीव पर्सन, इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में एग्रीव पर्सन को डिफाइन किया गया है, जो साफ साफ कहा गया है कि एग्रीव पर्सन सिर्फ और सिर्फ विमेन होगी। यानी इस अधिनियम में पहले से ही मान लिया गया है कि महिला ही पिटिशनर होगी, महिला ही एग्रीव्ड होगी, कोई पुरुष एग्रीव्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जेंडर बायस एक्ट है जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो अब जो प्रत्यर्थी होगा वो सदैव मेल होगा, यानी कि उसका पति हो सकता है, उसका पार्टनर हो सकता है, या कोई और व्यक्ति हो सकता है, वो हमेशा रिस्पोंडेंट होगा, वो एग्रीव नहीं हो। एग्रीव जो है सिर्फ महिला ही होगी। अगर आप एग्रीव को परिभाषा को देखें तो यहाँ पर एग्रीव पर्सन मीन्स एनी वीमेन, साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ड विच इज यूज्ड हियर दैट एनी वीमेन हु इज और हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अभी हम लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप को भी डिफाइन करेंगे। डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट, यानी कि एक ऐसी महिला जो रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही थी एंड हु एलिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट, जो कि रिस्पोंडेंट के द्वारा कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप को देखें तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप को जो है वो सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है, जो ये कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशनशिप है। यहाँ पर्सन में हस्बैंड एंड वाइफ ही सब नहीं कहा गया है, बल्कि दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं who live or have at any point of time live together in a शेयर हाउसहोल्ड। अभी हम शेयर हाउसहोल्ड की भी परिभाषा देखेंगे कि दो व्यक्ति जो एक छत के नीचे जो एक हाउस को जो है वो शेयर कर रहे हैं, when they are related to कंस्यूनिटी, जो दो लोग वो जो व्यक्ति हैं वो कंस्यूनिटी का मतलब है वो रक्त के आधार पर या मैरिज के आधार पर और थ्रू ए रिलेशनशिप इन ए नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन और ऑफ फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज ए ज्वाइंट फैमिली। यानी कि दो व्यक्ति का जो रिलेशनशिप है वो या तो रक्त का रहा, या भाई बहन है, या माँ बेटी है, या पिता बेटी है, या कोई और रक्त का संबंध के आधार पर चाचा भतीजी है, या कोई भी हो सकता है, या फिर मैरिज के संबंध में पति पत्नी है, या पत्नी की ननद है, पत्नी की देवरानी है, या फिर ज्वाइंट फैमिली के सदस्य होने के नाते उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, वो सारा रिलेशनशिप जो है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत आएगा। अगर आप जो तीसरी परिभाषा को देखें तो है शेयर हाउस होल्ड, यानी कि एक छत के नीचे जो जहां भी जिस घर में रह रहे हैं, चाहे वो रेंटेड क्वार्टर ही ना हो क्यों ना हो, वो दोनों लोग जो है वो उस हाउस को शेयर कर रहे हैं। या तो उनका पैतृक निवास स्थान हो सकता है, या जहाँ शादी के बाद रहते हैं वो निवास स्थान होता है, या जो नौकरी करने के दौरान जो सरकारी आवास मिलते हैं वो निवास स्थान होता है, जहाँ पर दोनों लोग एक साथ रह रहे हो, वो उस घर को कहेंगे शेयर हाउस होल्ड, जहाँ पर कि दोनों का जो संबंध है वो कंस्यूनिटी और मैरिज और एनी अदर रिलेशनशिप जैसा कि बताया गया उसके आधार पर वो लोग रह रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परिभाषा है कि रिस्पोंडेंट कौन होगा, यानी पिटिशनर के अगेंस्ट रिस्पोंडेंट कौन होगा, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि रिस्पोंडेंट जो होगा वो होगा मेल। अगर डिफिनेशन को देखें तो यहाँ पर 2Q में रिस्पोंडेंट मीन्स एनी एडल्ट मेल पर्सन, साफ साफ कहा गया है कि जो जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाया जाएगा वो हमेशा एडल्ट मेल पर्सन होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एडल्ट का मतलब होता है जो 18 साल की उम्र को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति एडल्ट मेल कहलाएगा, और जिसके साथ उस महिला का
has been or domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act. यानी कि पीड़ित महिला जो है जिस व्यक्ति के खिलाफ एडल्ट मेल के खिलाफ जो चार्ज लगा रही है, जो उसके साथ शेयर हाउस होल्ड में रह रही है और जिसने कि उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाया है, वो व्यक्ति जो है वो रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में सेक्शन 2Q के अंतर्गत आएगा। तो पूरा का पूरा डेफिनेशन को देखें तो ये सारा पीड़ित महिला एग्रीव पार्टी एपी, जबकि रिस्पोंडेंट जो होगा जो है वो हमेशा मेल एडल्ट होगा, जो उसका पति, उसका पार्टनर या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप सेक्शन 3 को देखें तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कि परिभाषा बताई गई है कि कौन से कृत्य जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 3 को अगर आप देखें तो तमाम कैटेगरीज बनाई गई। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस शब्द के अंतर्गत जो आएगा वो है हार्म और इंजरीज और endanger the health, safety, life, limb or well-being whether mental or physical of the aggrieved person or tend to do so include causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and the economic abuse। यानी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस शब्द के अंतर्गत आएगा फिजिकल या मेंटल एब्यूज, यानी कि कोई शारीरिक हिंसा हुई है, पति ने पत्नी को शरीर को इंजरीज की है, हार्म किया है, उसके सर को पर इंजरीज की है, हाथ पर इंजरीज की है या अन बॉडी पार्ट पर इंजरीज की है, वो फिजिकल इंजरीज कहलाएगी। मेंटल इंजरीज भी आ सकती है, सेक्सुअल एब्यूज भी आ सकता है इसमें कि सेक्स कुर्तापुर सेक्स भी आ सकता है, जबरदस्ती सेक्स भी आ सकता है। ये सारी चीजें भी इसमें जो कि उसके शरीर के लिए घातक है। मेंटल और वर्बल इंजरीज भी आएगी। इकोनॉमिक एब्यूज भी आएगा, यानी कि प्रॉपर्टी वो नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, उसे भूखा रखता है, उसको खाना नहीं देता है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आएगी। अगर आप देखें तो फिजिकल एब्यूज या एक्सप्लेनेशन में भी कहा गया है कि फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज सच ऑफ ए नेचर एज टू कॉज बॉडी पेन, यानी बॉडी को पेन कर रहा हो, बॉडी को, लिम्ब को, लाइफ को, लिम्ब को और हेल्थ को डेंजर कर रहा हो, कोई घातक हथियारों से उस पर वार किया जा रहा है या असॉल्ट किया जा रहा है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया जा रहा है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल उसके बॉडी के अगेंस्ट किया जा रहा है, ये सभी फिजिकल एब्यूज में आएंगे। अगर आप सेक्सुअल एब्यूज को देखेंगे तो इसमें कहा गया कि एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर एंड एब्यूसेस जिसको महिला को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है और अदरवाइज वायलेट द उसकी मानवपूर्ण गरिमा को, जीवन को वो जो है वो अगेंस्ट वायलेट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। अगर वर्बल और इमोशनल एब्यूज के अंतर्गत आएगा इंसल्ट, रेडिकुलस, उस पर हंसना, उसकी बेइज्जती करना, ह्यूमिलेशन करना, नेम कॉलिंग और एंड इंसल्ट और रेडिकुल स्पेशली विद रिगार्ड नॉट हैविंग अ चाइल्ड और मेल चाइल्ड, वो उसको बांझ कहना या बच्चा पैदा न करने पर उसको तरह तरह के ताने मारना, ये सारा जो है इमोशनल एब्यूज के अंतर्गत आएगा। जबकि इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एब्यूज है उसके अंतर्गत डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं देना होगा, यानी सारी प्रॉपर्टी उससे छीन लेना हुआ जो कि वो इंटाइटेड है किसी भी अधिनियम के अंतर्गत या डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत वो प्राप्त करने के लिए इंटाइटेड है, मेंटेनेंस पाने के लिए इंटाइटेड है, एलोमनी पाने के लिए इंटाइटेड है, खाना पीना रहना शेल्टर पाने के लिए इंटाइटेड है। इस सारे चीज़ों से अगर उससे वंचित किया जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक एब्यूज के अंतर्गत आएगी। एक जो बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें ये है कि क्या एक केस आया था हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा AIR 2016 का बाद। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी कि जो सेक्शन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 जो है वो टोटली जो है वो क्रूर एक्ट है, वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड एक्ट है जो कि सिर्फ और पति को सिर्फ ही रिस्पोंडेंट बनाता है। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट है जो ये मान के चलता है कि इसमें जो अपराधी होगा वो हमेशा मेल एडल्ट होगा, जो जहां पर इसकी बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहुत ही आपत्ति की गई। एक ऐसा हो सकता है कि जब व्हेन आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द इक्वल राइट्स बाय मेल एंड फीमेल, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की बात जब आर्टिकल 14 करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मेल ही हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जिम्मेदार होगा, फीमेल नहीं होगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर
ज़्यादातर केसेस को देखेंगे तो पाएंगे कि जो है एक जो कल्प्रिट है वो सास हो सकती है, वो ननद हो सकती है, वो भौजाई हो सकती है, वो देवरानी हो सकती है, वो जेठानी हो सकती है। यानी तमाम ऐसे रिलेशनशिप हैं जो महिला है और पति के साथ मिलकर वो डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ पति को एडल्ट मेल के अंतर्गत दोषी ठहराना ठीक नहीं है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक करेक्शन किया है। हालांकि ये एक्ट में करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम वट एवर द डिसीजन हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, we know very well that under Article 141 of the Indian Constitution, which will be followed by each and every city of this country, including the courts. So Supreme Court ने कह दिया है कि एडल्ट मेल के अंतर्गत जो है एनी पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी पर्सन का मतलब होता है कि पति भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और सास, ननद, देवरानी, जेठानी, भाभिया, ये सब भी जो कि फीमेल होती हुई हैं, उसके खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वाद जो है वो लाया जा सकता है। तो ये पहला ऐसा केस है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट मेल की जगह एनी पर्सन इंक्लूड किया है, जिसमें कि विच इंक्लूड्स द वीमेन आल्सो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस एक्ट। साथ ही साथ इस एक्ट की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एक्ट में जो है वो जो है वो बात सिर्फ मैरिड वुमेन की नहीं हो रही है। इस एक्ट में बात अनमैरिड वीमेन की भी हो रही है। अनमैरिड वीमेन ही नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप की महिलाओं भी को भी इसमें रिलीफ की बात की गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर सेक्शन 2Q में देखें कि कोई जो व्यक्ति जो सूट फाइल कर सकता है, जिसे खिलाफ फाइल किया जा सकता है, वो या तो वाइफ हो सकती है, या तो पार्टनर हो सकती है, या तो फीमेल हो सकती है। पार्टनर इंक्लूड्स कि दो लोग, जो हम लोग शेयर हाउसहोल्ड की बात कर रहे थे, तो दो लोग जो है वो या तो पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं, या बगैर शादी किए भी एक छत के नीचे रह सकते हैं, पार्टनर के रूप में रह रहे हैं। तो उसको भी, ऐसी महिलाओं को भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ मिला जाएगा। और जो जिसके खिलाफ जो वाद लाया जाएगा, या तो हस्बैंड हो सकता है या उसका मेल पार्टनर हो सकता है। तो कुल मिला के इस अधिनियम में देखें तो पति पत्नी के अतिरिक्त लिव इन रिलेशनशिप के में रह रहे कपल्स को भी, यानी पार्टनर को भी इस अधिनियम के अंतर्गत रिलीफ प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना कि मैरिड वुमेन को अधिकार है। तो अतः क्योंकि आज के ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप की महिलाएं तमाम रिलेशनशिप में, तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, तो इस अधिनियम में 2005 में उन सभी को भी इस अधिनियम का लाभ दिया गया और प्रोटेक्शन दिया गया। जो अदरवाइज महिलाएं जो है किसी अन्य, क्योंकि हर अधिनियम में या तो मैरिड वुमेन के संबंध में है कि अगर कोई महिला कोर्ट जाती है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो उसका पति है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में पति और पत्नी की क्या स्टेटस समाज या लॉ उसको नहीं देता है। अतः उस ऐसी महिलाओं को जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है काफ़ी वरदान साबित होता है सुरक्षा प्रदान करने, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। अगर आप चैप्टर 3 को देखें तो यहाँ पर बात की गई है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन अफसर, जिसको कि पीओ के नाम से बुलाया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर जिसको एसपी के नाम से बुलाया जाता है, या मजिस्ट्रेट। अगर सेक्शन 4 में देखें तो प्रोसीजर बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन अफसर। जैसे ही इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो यहाँ पर बात, सबसे पहला जो व्यक्ति आएगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करता है, जिसकी की ड्यूटीज, राइट्स एंड फंक्शन को इस अधिनियम में बताया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इज एक्सक्लूसिवली अपॉइंटेड टू इंश्योर, जो वीमेन के खिलाफ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर पर डाली गई है कि उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सारे प्रावधानों का क्रियान्वयन जो है वो उचित प्रकार से हो रहा है। साथ ही साथ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई महिला शिकार हो रही है या अंदेशा भी है कि उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होने की संभावना है, तो ऐसे स्थिति में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 4 में बताई गई है कि जो सूचना होगी कि किसी घर में कोई घरेलू हिंसा हो रही है या कोई व्यक्ति जो है वो घरेलू हिंसा में लिप्त है या किसी महिला के खिलाफ वो घरेलू हिंसा कर रहा है, तो इसकी सूचना जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति पर जो व्यक्ति इस प्रकार की सूचना देगा उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो आरोपित नहीं की जा सकती है।
सेक्शन 5 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन अफसर की ड्यूटी क्या होगी। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन अफसर की तो यही होगी कि वो जहां भी कंप्लेंट आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो तुरंत जो है वो स्थान के लिए रवाना होगा जहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और वहां जाकर वो पीड़ित महिला को यानी कि एग्री पार्टी को बताएगा कि उसके 5 अधिकार हैं जो इस अधिनियम में दिए गए हैं। ये 5 अधिकार हैं: प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर और रेजिडेंशियल ऑर्डर. We will talk in later on what is the all these 5 relief which is enshrined under this act. 5 ऐसे रिलीफ दिए गए हैं इस एग्रीड महिला को, जो ये बताने का कार्य जो है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर डाली गई है कि वो तुरंत उस पीड़ित महिला के घर जाए और उसको बताए कि इस अधिनियम में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसको 5 प्रकार के डिफरेंट अधिकार दिए गए हैं और वो कैसे इस अधिकारों को अवेल कर सकती है उसको वो भी बताना पड़ेगा। साथ ही साथ उस महिला को वो यह भी बताएगा कि उसके पास निम्न फैसिलिटीज है। जैसे एक फैसिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर, वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन कि हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, और जो उसको फ्री लीगल एड पाने का अधिकार है जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा है। उसको शी हैज राइट टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड और हर रिलेटिव अंडर सेक्शन 498A। तो उपरोक्त सब चारों अधिकारियों का कर्तव्य है। जो 4 अधिकारी कौन कौन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट और जो है पुलिस अफसर। ये 4 ऐसे अधिकारी हैं जिसकी चारों की लाइबिलिटी डाली गई है कि वो रिलीफ, ये महिला को जो है वो सारे रिलीफ के बारे में बताए, कौन कौन से उसके अधिकार हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, इसकी भी जानकारी जो है वो पीड़ित महिला को दे। अगर आप देखें तो सेक्शन 6, 7, 9, 11 में टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन अफसर। प्रोटेक्शन अफसर की ड्यूटीज क्या क्या है? तो सबसे पहला प्रोटेक्शन अफसर की जो ड्यूटीज है वो ड्यूटीज ये है कि वो तुरंत पीड़ित महिला को जो है वो शेल्टर होम्स की व्यवस्था करे। शेल्टर होम्स का मतलब होता है कि या तो पीड़ित महिला खुद रिक्वेस्ट करे या पीड़ित महिला या प्रोटेक्शन अफसर के रिक्वेस्ट पर जो है या सर्विस प्रोवाइडर के रिक्वेस्ट पर पीड़ित महिला को जो है वो शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ पीड़ित महिला को या तो खुद के रिक्वेस्ट पर या प्रोटेक्शन अफसर के रिक्वेस्ट पर जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। सेक्शन 8 और 9 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन अफसर और ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात की गई है। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी कि ये प्रोटेक्शन अफसर जहां तक संभव हो सके वो महिला ही हो। दूसरा है, अगर ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो इसके जो फंक्शन होंगे वो ये होंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होगा टू फैसिलिटेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट एनी एग्री पर्सन टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में बताएगा और वो सारी फैसिलिटी प्रदान करेगा जो मजिस्ट्रेट को डोमेस्टिक वायलेंस के फेवर में यानी पीड़ित महिला के फेवर में और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जजमेंट में देने में सहायता मिलेगी। प्रोटेक्शन अफसर जो है वो DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करता है। ये एक प्रकार का रिपोर्ट होता है जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस किस प्रकार से हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, उसका कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट जो है वो DIR कहलाता है। वो उसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम ये प्रोटेक्शन अफसर करता है। प्रोटेक्शन अफसर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट तैयार करेगा। अभी सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। उसकी एक लिस्ट तैयार करेगा, पीड़ित महिला को शेल्टर होम प्रदान करेगा, साथ ही साथ उसका मेडिकल कराएगा और मॉनेटरी रिलीफ जो भी उसको जो जरूरत होगी वो उसको देने का प्रयास करवाएगा। साथ ही साथ जो सेक्शन 11 में बताया गया है ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म सर्टेन स्टेप इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एग्रीड पर्सन दैट इज द वीमेन। सरकार से तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है। इस एक्ट का प्रचार प्रसार करना, इस एक्ट के अंतर्गत सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना और प्रोटेक्शन अफसर को ट्रेनिंग देना, सभी
ऐसे स्टेक होल्डर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जुड़े हुए हैं, उन सबको ये बताना कि इस अधिनियम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, और महिलाओं के अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो कैसे महिलाओं का प्रोटेक्शन करना है, इस सारे संबंध में जानकारी जो है ये देने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है। अब आइए इस अधिनियम में जो मैं बात कर रहा था सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर वो व्यक्ति होगा जो दो प्रकार के क्लासिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के किए गए दोस्तों। पहला है एनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, या फिर दूसरा है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत जिसको कि पंजीकृत किया गया है। और ये इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860 में और कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पंजीकृत है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है इसके अंतर्गत आएगा और इसको संरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा जो कि साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन अगर महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रोकने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे उसके संबंध में ये तत्पर है, तो ऐसी स्थिति में इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला कर्तव्य होगा कि वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएं और इस बात का एक एप्लीकेशन दे कि वो इस अधिनियम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। और अगर जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट उसको इनलिस्ट कर देगी तो उनका सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा कि वो होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से पीड़ित महिलाओं की और उसके उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करे और उसको फ्री लीगल एड, मेडिसिन और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान करे। इससे सबसे पहली जिम्मेदारी जो है ये सर्विस प्रोवाइडर की होगी। और दोस्तों एक बात और बता दें कि सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन अफसर ये दो ऐसे अधिकारी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में पीड़ित महिला के लिए वरदान साबित होते हैं। अगर ये दोनों चाह लेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति जो है वो पीड़ित महिलाओं को सबसे अच्छा संरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर का जो कार्य होगा वो 3 प्रकार का कार्य होगा। सबसे पहला है DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करेगा। दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा वो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं को। और तीसरा है उसको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए वो जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप फर्दर उसको देखें तो यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है सेक्शन 30 में कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा इंडियन पिनल कोड के प्रावधानों के अंतर्गत। और सेक्शन 33 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो अगर अपने कार्यों का निष्पादन सफलतापूर्वक नहीं कर रहा है या अपने कार्यों को में निष्क्रिय रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ पेनाल्टी भी लगाया जाएगा और जो पेनाल्टी और पनिशमेंट दोनों ही दिया जाएगा। ये पनिशमेंट जो है मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है या मैक्सिमम 20,000 रुपये जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। सेक्शन 34 में प्रोटेक्शन अफसर को सुरक्षा प्रदान की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति के बगैर किसी भी प्रोटेक्शन अफसर के खिलाफ कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस जो है वो कहीं पर दर्ज नहीं किया जाता है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कोई कॉग्निटिव ऑफेंस दर्ज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूर लेनी होगी। सेक्शन 35 में बताया गया है कि यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो गुड फेथ में कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल चार्जेस जो है वो नहीं लगाया जाएगा किसी भी कोर्ट में, क्योंकि अगर वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, गुड फेथ में कार्य कर रहा है, पीड़ित महिलाओं की डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं की संरक्षा के लिए कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई FIR या कोई भी वाद जो है वो किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं की जा सकती है। अब आइए सेक्शन जो चैप्टर 4 है जो काफ़ी रिलीफ की बात करता है, विच इज़ वन ऑफ द कोर चैप्टर अंडर दिस एक्ट विच टॉक्स अबाउट द 5 डिफरेंट काइंड ऑफ द रिलीफ विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द victim of the domestic violence, that is the women। सेक्शन 4 जो है वो 12 से लेकर 29 तक है, जो कि सेक्शन 12 में अगर आप बात करें तो
जैसे ही कोई एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत, ये एप्लीकेशन या तो पीड़ित महिला देगी, या फिर प्रोटेक्शन अफसर देगा, या फिर सर्विस प्रोवाइडर देगा, या कोई और व्यक्ति दे सकता है। और जैसे ही इसकी एप्लीकेशन उस महिला के मजिस्ट्रेट के पास आता है, एप्लीकेशन फाइल करने के 3 दिनों के भीतर जो है वो पहली हियरिंग की जाएगी। यानी कि इसको त्वरित प्रोसीडिंग में लाया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं कि जिस दिन एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, विद इन 3 डेज जो है मजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू बी फाइल। ये केस जो है पहली हियरिंग जो है 3 दिन के भीतर लगाएगा, और 3 दिन के भीतर और जिस दिन केस फाइल किया जाए उस दिन के 60 दिनों के भीतर जो है उसका फाइनल डिस्पोजल हर हालत में करना होगा। यानी जिस दिन बात संस्थित किया जाए और जिस दिन 60 दिन बीत जाए, इन दिनों के भीतर जो है वो मजिस्ट्रेट को डोमेस्टिक वायलेंस के जो इस एप्लीकेशन का निस्तारण करना होगा। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन मिलते ही रिस्पोंडेंट को नोटिस देंगे। मजिस्ट्रेट पहले नोटिस, और सीधे रिस्पोंडेंट को मजिस्ट्रेट नोटिस नहीं देगा, पहले ये नोटिस जो है वो प्रोटेक्शन अफसर को दिया जाएगा, और प्रोटेक्शन अफसर जो है उस नोटिस को जो है वो रिस्पोंडेंट को सर्व कराएगा, जो पति हो सकता है या पार्टनर हो सकता है या कोई और एडल्ट मेल हो सकता है। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द काउंसलिंग। जैसे ही कोई एप्लीकेशन एग्रीड महिला जो है या प्रोटेक्शन अफसर मजिस्ट्रेट को देता है इस सेक्शन 12 के अंतर्गत, वैसे ही तुरंत जो है मजिस्ट्रेट जो है वो दोनों को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, और उन दोनों के बीच में काउंसलिंग कराने का प्रयास करेगा। यानी कि ये आपस में सुलह समझौता कराने का प्रयास करेगा। दोनों को आपस में सामने बैठा के करा सकता है, दोनों को अलग अलग बातचीत करके करा सकता है, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स के मेंबर्स हैं वो उनके द्वारा जो है वो काउंसलिंग की जा सकती है। प्रयास ये किया जाएगा कि सुलह समझौते से मामला निपट जाए। अगर काउंसलिंग के बाद भी अगर मामला नहीं निपटता है तो काउंसलिंग के दिन से लेकर 2 महीने के भीतर जो है ऐसे मामले को तुरंत जो है मजिस्ट्रेट के पास रखकर फाइनल डिस्पोजल के लिए वो प्रोसीड किया जाएगा। सेक्शन 16 में बताई गई है कि ये जो सारी प्रोसीडिंग होगी डोमेस्टिक वायलेंस की वो इन कैमरा होगी। यदि पार्टी चाहेंगे तो कैमरे को ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर प्राइवेसी और सिक्रेसी का मामला होगा तो इन कैमराज नहीं हो सकती है। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड। यानी कि पीड़ित महिला का अधिकार होगा कि वो जो है जिस घर में वो रह रही है, जिस घर में वो अपने पति या अपने पार्टनर के साथ हाउस को शेयर कर रही है, उस घर में उसको रहने का अधिकार होगा। अब अगर आप देखें तो which we are now going to discuss a very important relief under this act. फर्स्ट रिलीफ है प्रोटेक्शन आर्डर। प्रोटेक्शन आर्डर का मतलब होता है ये बहुत ही बड़ा रिलीफ होता है डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं के लिए। प्रोटेक्शन जो ऑर्डर होता है उसमें मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या हो रहा है या होने की आशंका है, ऐसी स्थिति में ये ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर में वो लिखता है कि रिस्पोंडेंट को यह आदेशित करता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस से अपने आप को प्रोहिबिटेड रखे, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस वो महिला के खिलाफ न करे। एक कड़ा आदेश जो है वो मजिस्ट्रेट पति को या पार्टनर को देता है। और अगर वो पति या पार्टनर डोमेस्टिक वायलेंस का दुष्प्रेरण भी कर रहा है या खुद नहीं करके किसी और के थ्रू करवा रहा है, परिवार में ननद सास और ननद और माँ और किसी और के थ्रू करवाता है, तो उसको भी उसको भी निर्देशित किया जाएगा कि वो ऐसा न करे। पीड़ित साथ ही साथ वो मजिस्ट्रेट ये भी कहेगा कि पीड़ित महिला जहाँ पर वो रोजगार करती है, जहाँ पर उसका कार्यस्थल है, उस स्थल पर वो पति या उसका पार्टनर कतई ना जाए। और वो स्थान वो अगर पीड़ित महिला चाहे वो स्कूल की टीचर हो या कहीं एनजीओ में काम करती है तो उस एनजीओ स्कूल में जाने से उसको प्रोहिबिटेड किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया जाएगा कि वो पीड़ित महिला के कतई संपर्क में ना आए, उसे कतई डराए धमकाए ना। साथ ही साथ कोई और इस दौरान वो शेयर हाउस होल्ड कर रहा होगा तो उस प्रॉपर्टी से उसे कतई वंचित नहीं करेगा जो महिला के पोजीशन में है, और या उस महिला
पर आश्रित, यानी अगर महिला जो है अपने माँ बाप पर, महिला के माँ बाप महिला पर आश्रित है, महिला के बच्चे महिला पर आश्रित है, महिला के भाई बहन है वो महिला पर आश्रित है, तो इन सबको भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उस सबको भी कोई धमकी नहीं देगा। ऐसा आदेश यानी प्रोटेक्शन, ऐसा प्रोटेक्शन जो ऑर्डर जो है वो मजिस्ट्रेट पारित करेगा। और अगर इस प्रोटेक्शन ऑर्डर का वो पति या कोई पार्टनर वायलेट करता है तो मजिस्ट्रेट जो है इस संबंध में वो कड़ी सजा देगा। तो सजा क्या देगा वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एक तो ये तो सबसे पहला ऑर्डर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सेक्शन 18 में से जारी किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल ऑर्डर अंडर सेक्शन 19 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट। अगर एग्री पार्टी जो है वो शेयर हाउस होल्ड में रह रही है और शेयर हाउस होल्ड में उसका जो रिस्पोंडेंट है वो भी रह रहा है, साथ ही साथ उसके अन्य नातेदार या रिश्तेदार उसी शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर महिला जो है एग्री पार्टी जो है वो अपने रिस्पोंडेंट के खिलाफ कोई इस संबंध में कोई आवेदन करती है तो मजिस्ट्रेट चाहेगा कि उस महिला को उसी घर में जो है रिलीफ देते हुए उसके पति से ये कहेगा कि वो महिला से दूर रहे, महिला से वार्तालाप ना करे, महिला को डरा धमका न डोमेस्टिक वायलेंस जो कर रहा है या पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा उस हाउस होल्ड घर में अगर महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में महिला को हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ये भी कर सकता है कि वो घर से बाहर रहे और महिला को संरक्षण प्रदान करे। या यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर महिला के जो पति के रिश्तेदारों के द्वारा अगर महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है महिला रिस्पोंडेंट को ये नहीं कहेगा कि वो घर से बाहर रहे, क्योंकि वह महिलाओं की सुरक्षा का जो जिम्मा है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। अतः पति को वो बाहर नहीं कर सकती है, या ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे कि महिला को वो पति जो है वो रेंटेड कहीं और जाके रेंटेड क्वार्टर में रखे और उसका सारा जो रेंट है और सारा जो खर्चा है, जो सारा मेंटेनेंस है वो इस दौरान पति देगा। तो रेजिडेंशियल जो ऑर्डर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो महिला जो है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो पति के साथ और जो कि रिस्पोंडेंट है या पति के नातेदारों के साथ या अपनी सास, ननद और देवरानी, जेठानी के साथ वो रहती है, और वो लोग अगर डोमेस्टिक वायलेंस में इसके साथ पति के साथ लिप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में रेजिडेंशियल ऑर्डर के रूप में महिला को अलग रखकर उसी घर में महिला को अलग रखकर उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब आइए और साथ ही साथ अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो इस दौरान जो है वो महिला के पति को कहेगा, रिस्पोंडेंट को कहेगा कि वो इसी धन जो उसने महिला से लिया है वो उसे वापस करे ताकि वो महिला अपना घर चलाने में उसकी मदद हो सके। अगर सेक्शन 20 में देखें तो तीसरा जो ऑर्डर होता है वो होता है मॉनेटरी ऑर्डर या मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत अगर डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत महिला को कोई लॉस हुआ है, जो लॉस सफ़र कर रही है या उसके बच्चों को कोई लॉस हुआ है रिस्पोंडेंट के द्वारा, महिला का कोई मान लीजिए अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है वो उससे महिला से छीन ली गई है या महिला की कोई बहुमूल्य वस्तु को नुकसान पहुंचा गया, डिस्ट्रक्शन किया गया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा गया, तो सारा नुकसान जो है वो मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत पति से वो वसूल भी सकती है। मजिस्ट्रेट ऐसे मॉनेटरी लॉस को वो पति से कहेगा कि उसे दिलवाए। या अगर डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत महिला को कोई इंजरीज हुई है, उससे हेड इंजरीज हुई है, उसके हाथ, लिम्ब या अन्य बॉडी पार्ट पे कोई इंजरीज हुई है जिसके लिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है पति से कहेगा कि जो भी उसके द्वारा अगर डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उसको कोई नुकसान पहुंचा है तो उस नुकसान की भरपाई जो है मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए वो पति को उसको देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है जो एग्री पार्टी महिला जो है अंडर सेक्शन 1 to 5 ऑफ द CRPC में भी वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, लेकिन 1 to 5 ऑफ CRPC में वही महिला को मेंटेनेंस मिला उसी महिला को मेंटेनेंस देने का प्रावधान है जो कि पति जो है अगर उसका मेंटेनेंस देने में निग्लेक्ट कर रहा है तो वो उस प्रावधान को भी यानी 1 to 5 ऑफ CRPC में महिला जा सकती है, क्योंकि वो मैरिड वीमेन है और अपने पति के खिलाफ जो है वो 1 to 5 ऑफ CRPC में सूट फाइल कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लॉस और डिस्ट्रक्शन उस पति ने
उसके साथ किया है, उसके अंतर्गत भी इस सेक्शन में सेक्शन 20 में भी बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट रिलीफ उसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये महिला सेक्शन 20 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी जा सकती है और सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में भी मजिस्ट्रेट के पास उस अधिनियम में भी जा सकती है। जहाँ तक सेक्शन 4 के नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। वो इसमें जो महिला, इसमें कंपनसेशन का तात्पर्य यह है कि अगर महिला ने कोई मेंटल एगोनी सही है या मेंटल टॉर्चर सहा है या इमोशनल डिस्ट्रेस सहा है तो उसका भी कंपनसेशन, चूँकि फिजिकल इंजरीज एज वेल एज द मेंटल इंजरीज बोथ जो है वो काफ़ी मायने रखती है लॉ में। टॉर्ट्स में ज़्यादातर केसेस में जो है मेंटल टॉर्चर के लिए भी, लॉस के लिए भी जो है मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है। तो उसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी अगर महिला ने मेंटल एगोनी सही है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, जो कि उसके पति और पति के नातेदारों किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पति या उसके नातेदारों को ये कहा जाएगा कि उसको जो कंपनसेशन के रूप में कंपनसेशन दे जो कि उसने मॉनेटरी, जो कि उसने मेंटल टॉर्चर या इमोशनल डिस्ट्रेस सहा है। साथ ही साथ जो लास्ट ऑर्डर है वो है कस्टडी ऑफ द चाइल्ड सेक्शन अंडर सेक्शन 21 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसके तहत अगर बच्चे की कस्टडी जो है वो पिता के पास है तो मजिस्ट्रेट चाहेगा कि वो कस्टडी अगर माता के पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में, या माता एग्री पार्टी है वो चाहती है कि वो बच्चा उसके पास रहे, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो बच्चे को माता की कस्टडी में दिलवाएगा। साथ ही साथ ये हो सकता है कि लड़के बच्चे के पिता से एक है, यानी कि रिस्पोंडेंट से कहे कि समय समय पर वो जाके बच्चे को मिल सकता है। लेकिन अगर एग्री पार्टी जो महिला है वो सिद्ध कर दे कि बच्चे की कस्टडी जो है, बच्चे की कस्टडी जो है वो या वेलफेयर जो है वो पति में नहीं है, उसके रिस्पोंडेंट में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट चाहेगा तो उसे बच्चे से मिलने से रोक भी सकता है। तो इस तरह से जो ये 5 जो प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18, रेजिडेंशियल सेक्शन 19, मॉनेटरी रिलीफ टू सेक्शन 20, कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 और कस्टडी ऑफ द चाइल्ड जो सेक्शन 21 के अंतर्गत, ये 5 ऐसे रिलीफ है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के से पीड़ित महिला को जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत दिलवाया जा सकता है, जिससे कि सादा जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी जितने भी मामले होते हैं उसमें महिला जो है इस 5 रिलीफ में से कोई भी रिलीफ या सभी रिलीफ जो है वो चाहे तो वो सॉर्ट कर सकती है। एक और सेक्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 23 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विच टॉक्स अबाउट द इंट्रीम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि रिस्पोंडेंट ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया, याद रखिएगा ज़्यादातर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मजिस्ट्रेट तभी ऑर्डर देता है जब वो दोनों पार्टी को सुन लेता है, तब वो कोई रिलीफ देता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसा एक एक्ट है जहाँ के मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ पीड़ित महिला को सुनकर अगर उसे लगता है कि पति को बगैर बुलाए उसे तुरंत रिलीफ चाहिए तो इन 5 रिलीफ में से कोई भी रिलीफ उसे दे सकता है बगैर रिस्पोंडेंट को सुने, यानी बगैर पति को सुने। तो अतः सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड 22 का जो ऑर्डर है वो एक्स पार्टी भी मजिस्ट्रेट चाहे तो पारित कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है इस अधिनियम का। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट द पेनल्टी ऑफ द पेनल्टी की बात करता है सेक्शन 31 में, और ये पेनल्टी है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर या कोई और अथॉरिटी की बात रिस्पोंडेंट नहीं मानता है या उसको वायलेट करता है तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सेक्शन 21 के अंतर्गत पेनाल्टी की व्यवस्था रिस्पोंडेंट के लिए की गई है। वो पेनाल्टी है जो है वो पेनाल्टी है मैक्सिमम 1 साल की कारावास और मैक्सिमम 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों, यानी कि 1 साल का मैक्सिमम कारावास, 20,000 रुपये मैक्सिमम जुर्माना या दोनों उसको दिया जा सकता है। जो सेक्शन 32 में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो ऑफेंस है वो गंभीर धाराओं में ऑफेंस है और ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निबल है, यानी कि संज्ञेय अपराध है। पुलिस वगैरह वारंट चाहे तो रिस्पोंडेंट को तुरंत अरेस्ट कर सकती है, तुरंत कार्रवाई कर सकती है, और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बेल ऐसे केसेस में नहीं दी जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट न चाहे। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो एग्री पार्टी के जो स्टेटमेंट होते हैं उस स्टेटमेंट के आधार पर ही केवल रिस्पोंडेंट को सजा नहीं दी जाती है, बल्कि पिटिशनर के जो बयान होते हैं उस बयानों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी सपोर्टिंग एविडेंसेस भी लगाया जाता है,
तभी जनरली सजा दी जाती है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत, चूंकि ये अधिनियम जो है पूरा का पूरा वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करता है, तो पीड़ित महिला के बयान के आधार पर भी, मात्र पीड़ित महिला के बयान के आधार पर भी रिस्पोंडेंट को इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है और 1 साल मैक्सिमम तक की सजा दी जा सकती है। जहाँ तक सेक्शन 34 की बात है, तो सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट द रूल मेकिंग प्रावधान, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है कोई भी अमेंडमेंट, संशोधन या नया प्रावधान जोड़ सकती है, और कोई रूल्स रेगुलेशन जो है इस बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर नाउ गोइंग टू कंक्लूड आवर लेक्चर बाय सेइंग दैट कि एज फार एज द protection of women from the domestic violence act is one of the very useful act for the protection of the victim of the domestic violence। और इस अधिनियम के तमाम जो प्रावधान हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से एक महिला को संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, ये सब मिलकर अगर एक साथ कार्य करें तो कोई दो राय नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के तमाम केसेस को रोका जा सकता है। और ये अधिनियम जो है वो काफ़ी सार्थक अधिनियम माना जाएगा। लेकिन इस एक समस्या जो इस भारतीय समाज में जो देखने को मिल रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तमाम प्रावधानों को ज़्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्ट का प्रचार प्रसार करे, समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कर्तव्यों का बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन किया है। लेकिन नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज अपॉन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द पब्लिक एट लॉज to propagate the various provisions of this act, so that the common people, especially the victim of the domestic violence, could understand her basic rights which is provided under this act। और जब बेसिक राइट्स उसे पता होगा तभी वो जो है इस अधिनियम का प्रावधानों, इस अधिनियम का लाभ उठा सकती है और पूरी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जा सकता है। नाउ इन शब्दों के साथ अब हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।